370 वापस लाए। 370 वापस लाना अब एक वो कहते हैं ना, वो एक इनके लिए एक वो बीजेपी के लिए अब वो प्रेस्टीज पॉइंट बन गया है। और अभी नहीं मुझे लगता कि कोई, जैसे आजाद साहब ने भी हाल ही में कहा था जी कि वो कब पार्लियामेंट में उतनी मेजोरिटी में बाकी पार्टीज आएंगी जो कि 370 हटा पाएंगी, वैसा तो पॉसिबिलिटी नहीं। हाँ, हमारी पार्टीज को एक चीज कहनी चाहिए थी, हम डोमिसाइल राइट्स वापस मांगेंगे और स्टेटहुड मांगेंगे। क्योंकि अगर डोमिसाइल राइट्स मांगती है जैसे नॉर्थ ईस्ट में है या हिमाचल में है, तो आपका लैंड राइट्स भी मिलती है, जॉब राइट्स भी मिलती है। 370 लफ्ज जो है ना, 370 लफ्ज से लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। वहां से बीजेपी भी नहीं मानेगी, यहां से इनकी भी अपनी जो हांडी है वो चलती रहेगी। वो मेरे को थोड़ा इख्तिलाफ है अपने लोकल रीजनल पॉलिटिशियन। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। भारत के गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कश्मीर का दौरा किया है। और यह दौरा आर्टिकल 370 5 अगस्त 2019 को हटाए जाने के बाद उनका दूसरा दौरा था। इसमें उन्होंने बहुत ही अहम बातें कही हैं, कुछ इशारे दिए हैं और कुछ ये बताने की कोशिश की है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार की क्या पॉलिसी रहेगी कश्मीर में। उन्होंने इलेक्शन करने की बात भी कही है। अब से पहले वो जब आर्टिकल 370 हटाने का ऐलान किया था, उसी वक्त उन्होंने कहा था कि दोबारा स्टेटस यानी राज्य का दर्जा दिए जाने की बात दोबारा हो सकती है और ये रिवर्स हो सकता है फैसला। इसके क्या मानी है जो कुछ उन्होंने अब कश्मीर में जाकर के क्या कुछ कहा है, ये समझने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है श्रीनगर से सीनियर जर्नलिस्ट जनाब माजिद हैदरी साहब, जो हमें अक्सर वक्त दे देते हैं, हमारा रिक्वेस्ट कबूल कर लेते हैं। माजिद हैदरी साहब, आप बताइए कि अमित शाह जी के इस दौरे के क्या मानी है, क्या कुछ कहा गया है कश्मीरियों से, क्या कुछ कहा गया है पाकिस्तान से, क्या कुछ कहा गया है कश्मीरी नौजवानों से? क्योंकि उनके एक स्टेटमेंट का एक हिस्सा यह भी बताया जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, कश्मीरी जवानों से बात करेंगे। अब तक उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। अब तक 42,000 लोग मारे जा चुके। उनके मुताबिक अब्दुल्ला फैमिली और मुफ्ती फैमिली की जो हुकूमत रही है, या नेहरू गांधी परिवार की जो फैमिली रही है, इंदिरा गांधी की, उनके हुकूमतों में बहुत नाइंसाफी हुई है। अब हम इंसाफ देंगे, ये बात उन्होंने कही है। क्या आपको क्या कुछ लगता है कि इसका क्या मानी है? अस्सलाम वालेकुम काज़मी साहब, सबसे पहले तो मीडिया स्टार वर्ल्ड का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे इंपॉर्टेंट मौजू पे बात करने के लिए बुलाते हैं, और आपकी बड़ी व्यूअरशिप भी है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। देखिए जी, जहां तक अमित शाह जी का और कश्मीर के दौरे का और उनका कश्मीर से जो उन्होंने एक अपना कनेक्ट बनाया, सबसे पहले मैं उस पर बात करना चाहूंगा कि अमित शाह जी ने, जो वो माने भी जाते हैं बीजेपी के स्ट्रांग मैन हैं, मोदी सरकार के स्ट्रांग मैन हैं, उनने दो तीन चीजें करके दिखाई। पहली चीज जो हम सब जानते हैं, 5 अगस्त 2019 का जो फैसला था, ब्लडलेस कू की तरह हुआ। मतलब जो कहा जाता था जी अगर ऐसा होगा तो खून की नदियां बह जाएंगी, ये होगा वो होगा, कोहराम मच जाएगा, वैसा कुछ नहीं हुआ। एक ब्लडलेस कू की तरह उन्होंने उसे अंजाम दिया। दूसरी चीज जो अच्छी हुई, खैर पहली चीज तो अच्छी नहीं मैं मानता, जो दूसरी चीज जो उसके बाद जो अच्छी हुई है वो ये है कि हड़तालों का जो मामला होता था, हड़तालें अब कश्मीर में होती थी, वो उनने कश्मीर को हड़ताल मुक्त कश्मीर बना दिया अपनी, अगर उनकी भाषा में बात करें। और एक और चीज है कि पत्थरबाजी के जो मामला होते थे वो अब नहीं होते। तो ये दो चीजों का क्रेडिट अमित शाह जी को जाता ही जाता है। 5 अगस्त के फैसले का मैं क्रेडिट नहीं दूंगा क्योंकि मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन जो हड़ताल की जो पॉलिटिक्स है और या जो कि पत्थरबाजी है, उन दोनों पर उन्होंने पूरा कंट्रोल ले आए हैं, टोटल कंट्रोल। और आज वो मामला, वो बोलते हैं ना, वो हिस्ट्री बन गए, अब तारीख बन गए कश्मीर में। तो एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और जो इनका ये दूसरा दौरा था, लेकिन अब तारीफ इसकी ज्यादा कुछ मुझे जहन में आ नहीं रही कि इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं। अब मैं थोड़ा बताऊंगा कि मामला जो क्रिटिकली हम जो उसको एवेल्युएट करते हैं, अमित शाह जी का ये दूसरा दौरा था, जैसा आपने खुद भी फरमाया कि जब से 370 हटाए। तो इसमें सबसे पहली चीज है, जब अमित शाह जी पिछले साल आए तब भी अक्टूबर में आए थे, इस साल भी आए, मौसम खिजा में ही आते हैं, बाहर लेके आ नहीं पा रहे अमित शाह जी, मुझे ऐसा लगता है। खिजा में आने का क्या मामला है, पिछले साल भी जब आए वो, तो मिलिटेंट अटैक्स हुए, टेरर स्ट्राइक्स हुई कश्मीर में, उस टाइम भी, और एस्केलेशन भी आया, उसमें इजाफा हुआ उन हमलात में। वो पहली चीज
जो कि नेगेटिव जाती है कि अगर होम मिनिस्टर आ रहा है किसी जगह, ठीक है जी, आज पहली दफा हड़ताल नहीं हो रही, पिछली दफा हड़ताल नहीं हुई, लेकिन अगर टेरर स्ट्राइक्स बढ़ रही हैं तो वो होम मिनिस्टर के एटलीस्ट हक में नहीं जाता कि जब होम मिनिस्टर के आते हुए टेरर स्ट्राइक्स बढ़ रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं कहीं ना कहीं, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। पहली दफा भी आए तो तब एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था, अब की बार आए तो अब की बार तो ऐसा मामला हो गया कि डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन हेमंत कुमार लोहिया साहब, बहुत ही मशहूर एक जेंटलमैन ऑफिसर, उनका कत्ल हुआ और अभी मिस्ट्री है वो कैसे हुआ, क्या उसका कोई टेरर एंगल है या नहीं है। वो मैं इसलिए मिस्ट्री कह रहा हूं क्योंकि अभी पुलिस तो कह रही है अभी तक हमें इस मामले में जी कोई मामला दिखा नहीं है टेरर एंगल। क्या बता रही है? अभी तक नहीं दिखा है, क्योंकि हो भी सकता है कि गृह मंत्री जी आए थे, होम मिनिस्टर आए थे, तो उस वजह से शायद उन्हें अभी नहीं दिख रहा, आने वाले दिनों में दिखे। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसी साल अप्रैल के महीने में जब प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी जम्मू आए थे, तो उस दिन सुबह जम्मू में बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। अब बड़ा हुआ छोटा हुआ, चलिए ब्लास्ट हुआ, प्राइम मिनिस्टर के आने के दिन ही उस जगह में ब्लास्ट हो जहां प्राइम मिनिस्टर आए हैं, तो वो एक बहुत ही बड़ा सवालिया निशान बनता है सिक्योरिटी पर। और वो ये भी जताता है कि जो आपका टेरर नेटवर्क है या कि जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स का जो हैंड है या होल्ड है या कंट्रोल है, वो कितना डीप रूटेड है। और उस दिन पुलिस ने क्या कहा था, जम्मू कश्मीर की पुलिस ने बड़ा ही अजीब सा एक चौकन्ना करने वाला उनने एक एक्सक्यूज दिया था उस धमाके का, कहा था जी ये मीटियोराइट गिरा है। जहां मोदी जी ने तकरीर करनी थी उससे कुछ किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर एक मीटियोराइट गिरा है। अब पता नहीं मुझे क्या कहने चाहते थे जी कि आसमान खुश नहीं है सरकार से, क्या है कि मीटियोराइट गिरा था। खैर 4 दिन बाद पुलिस ने खुद ही कहा नहीं जी इस मीटियोराइट में आरडीएक्स था। मतलब कहानी साफ हो गई, मोदी जी वापस चले गए तो कहानी साफ हुई, वो आतंकी हमला। अभी मैं अब्दुल्ला मुफ्ती पर नहीं आऊंगा, आपने एक बात कही थी पाकिस्तान की रिलेटेड बात। देखिए ये हम लोग आजकल गलत प्रोजेक्शन हो रहा है, मैं पिछले दिनों से टीवी चैनल्स पे भी बोल रहा हूँ। जिस एग्रेशन की बात अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में कही थी ना कि मुजफ्फराबाद है, पीओके है, पाकिस्तान है, भाई एग्रेसिव रहो, ये लफ्ज कहा था एग्रेसिव रहो। भारत सरकार आज की डेट में एग्रेसिव नहीं है पाकिस्तान के मुतल्लिक, ना ही पाकिस्तान से मुंसलिक बातों में एग्रेसिव है, कहीं एग्रेशन नहीं है। अभी हमने हाल ही में 2 क्रिकेट मैच खेले हमारी टीम ने पाकिस्तान की टीम से, कोई एग्रेशन नहीं था, मुझे तो एग्रेशन नहीं दिखा। उसके बाद 15 अगस्त को अब की बार अटारी वाघा बॉर्डर पे जो मिठाइयां बांटी हैं हमारी सरकार ने पाकिस्तान की फोर्सेस को, मैंने तो कहा कुछ जगह, मैंने कहा जी चाशनी की नदियां बहा दी हमारी सरकार ने अब की बार वहां पे, तो वहां पे भी एग्रेशन नहीं दिखा। फिर मोदी जी ने जब वहां सैलाब आया तो वहां पे अपने काउंटर पार्ट से बात की, बोला जी मेरी तरफ से क्या आपको इमदाद चाहिए। और उसके बाद अगर आप इनकी तकरीर देखें इंडियन स्टेट की तरफ से, देखिए भाजपा एक अलग चीज है, जब इंडियन स्टेट में भाजपा आती है तो एक डिफरेंट है, तो हम इंडियन गवर्नमेंट की बात करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान के खिलाफ कोई एग्रेसिव स्टेटमेंट नहीं दे रही, ना मोदी जी के वो जो बम धमाका हुआ उधर जम्मू में, ना उसके बाद हुई, ना अभी हुई। और अभी आप देखिए, अभी अमित शाह जी जिस दिन कश्मीर आए तो उस दिन एक सिविलियन की किलिंग हुई, एक सिविलियन को मार दिया, सिक्योरिटी फोर्सेस से मिसफायर हुआ, क्या हुआ, लेकिन एक सिविलियन मर गया। तो फिर से अमित शाह जी जब आए हैं, हेमंत कुमार लोहिया जी का मिस्टीरियस असैसिनेशन होता है, डीजी काडर का, बहुत ही बड़ा सवालिया निशान होम मिनिस्ट्री पर उठता है। दूसरा, होम मिनिस्टर कश्मीर में है और कश्मीर में एक सिविलियन, निहत्था सिविलियन मारा जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस की, पुलिस की गोली से, और पुलिस ने उसे पकड़ भी लिया, पुलिस वाले ने। तो कहीं ना कहीं ये मैं क्रिटिकल इवैल्यूएशन बता रहा हूं कि अमित शाह जी का वो कंट्रोल, जिस कंट्रोल की उम्मीद थी उनसे कि यहां हालात ठीक होंगे और अकाउंटेबिलिटी होगी, वो कंट्रोल अभी नहीं आ रहा है। ये सिंपल बात है, क्योंकि मैंने आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स रखे। तो दूसरा सवाल क्या था जी आपका? हाँ, दूसरा ये कि वहाँ लोगों में वैसे किसी हद तक तो आपने बता दिया कि अब वो हड़ताल नहीं होती। वैसे आम तौर पर लोगों का कैसा रिएक्शन था, क्या कुछ था, क्या खामोशी थी, क्या कहीं खुशी थी, कहीं गम था? अमित शाह जी की विजिट के मौके पर अवाम की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स? जी देखिए, एक किस्म का सही में हकीकत की बात है ये भी कि जोशो खरोश था कुछ तबकों में। राजौरी में भी बहुत ही मैसिव उनकी तकरीर रही, वहां पे बहुत बड़ी रैली रही, और जो कश्मीर में बारामूला में रही वो भी बहुत मैसिव रही। उसमें खास चीज जो थी वो ये थी कि अब की बार खबर में भी आ रहा था कि जो पहाड़ी लोग हैं जम्मू कश्मीर के, जो फ्रंटियर एरियाज का बहुत ही एक कंसिडरेबल पॉपुलेशन बनाते हैं, उनको जी अब शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया जाएगा। कश्मीर में गुज्जर बकरवाल भाइयों को मिलता था वो स्टेटस शेड्यूल ट्राइब का, जो उन्हें नौकरी में बाकी चीजों में फायदा देता है, लेकिन पहाड़ी लोगों को नहीं मिलता था। तो पहाड़ी लोगों की 2-3 साल से डिमांड थी मोदी सरकार के पास कि उन्हें यह स्टेटस दिया जाए।
तो अब वो आए, उन्होंने अनाउंस किया, बोला हाँ जी आपको स्टेटस मिलेगा। और क्योंकि अब कुछ देर से, कुछ 2-4 रोज से गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी खिलाफ थी सरकार के, अगर आप इनको देंगे तो हमारे हक में से आप देंगे, हमारे हिस्से के 2 हिस्से हो जाएंगे जी, हमारे हक का क्या होगा। तो अमित शाह जी ने वो भी क्लेरिफाई किया, बोला भाई मैं गुज्जर बकरवाल भाइयों के हिस्से में से काट के इनको नहीं दे रहा हूं, आपका अपना हिस्सा बराबर रहेगा, पहाड़ी भाइयों को मैं अलग हिस्सा दूंगा। तो पहाड़ी अशखास जो हैं उन्होंने तो इंश्योर किया कि हमें अमित शाह जी की रैली में जाना है, बल्कि हमारे एक अपने एक वो पहाड़ी सीनियर पहाड़ी लीडर हैं सैयद शबीर गिलानी साहब, तो उन्होंने तो अपील की बाज़ाब्ता लोगों को, कहा कि भाई आप लोग अमित शाह जी की रैली को सक्सेसफुल बनाओ, सब आओ, अपना घर बार छोड़ के, अपना काम काज छोड़ के सब आओ और बारामूला की रैली में अटेंड करो। तो उन लोगों की पार्टिसिपेशन थी। अभी मैंने कल ही उनसे शाम को बात की, बोला जी हमारे इलाके से सिर्फ 400 बसें अमित शाह जी के, वो करना साइड में रहते हैं, उन्होंने कहा हमारे इलाके, हमारे गांव के इलाके से सिर्फ 400 बसें एक इलाके से गई थी अमित शाह जी की रैली से। तो अच्छा, पता आगे, चलता है। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा एक क्लियर कर लूं, ये जो पहाड़ी आबादी है उसमें क्या मुसलमान ज्यादा हैं या हिंदू ज्यादा हैं? आमतौर पर जो एक जहन में सवाल उठता है वो ये है कि ये पहाड़ी आबादी किस मजहब के लोग हैं ज्यादातर? जी ये तो मेजॉरिटी क्या, मतलब मैक्सिमम ऑफ देम वो मुसलमान हैं। यहाँ की पहाड़ी जो बरादरी है वो मुसलमान है। हाँ, उनकी एक चीज है, उनको पहाड़ी क्यों कहा जाता है, उनकी मादरी जबान कश्मीरी नहीं है, वो कश्मीरी जबान नहीं बोलते, उनकी अपनी है, शीना जबान बोलते हैं, गुरेज में कोई जबान बोलते हैं, करना में कोई जबान बोलते हैं, गुजरी से मुंसलिक लगती है वो जबान, गोजरी जबान से या शीना जबान से, तो उनकी अलग मुख्तलिफ जो मादरी जबान है वो अलग है, तो वो उनको पहाड़ी बनाती है। तो लेकिन वो मेजॉरिटी क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ देम वो सब मुसलमान। अच्छा, अब आपको क्या लगता है? देखिए, आर्टिकल 370 का अभी तक क्या लोगों में एक तरह से गुस्सा बाकी है या वो बर्दाश्त कर चुके हैं? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इस सरकार का सबसे बड़ा फैसला है जो मुल्क के दूसरे हिस्सों में अचीवमेंट के तौर पर पेश किया जाता है। बीजेपी के अपनी जो पोलराइजेशन की पॉलिसी है, कश्मीरियों ने आर्टिकल 370 को हटाया जाना कबूल कर लिया है या अब भी उनकी कोई मांग बाकी है? जी देखिए, 370 का हटना जो है वो एक नाइंसाफी थी, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो वापस आए, मुझे तो खैर लगता है कि वो वापस नहीं आ सकता, लॉजिकली पॉसिबल नहीं है कि 370 वापस आएगा, लेकिन नाइंसाफी। और एक बात समझनी है, एक लॉजिक समझना है, एक इलाका जिसका स्पेशल स्टेटस है, हम उसे लीगल पार्लेंस में भी स्पेशल स्टेटस कहते हैं। अभी वो किसी को भी हम बता दें भाई आप स्पेशल हैं, फिर आप कल से बोलेंगे नहीं भाई अब तुम स्पेशल नहीं हो, तुम्हें मैंने गिरा के, मतलब प्रोटोकॉल की लेवल पे भी, सपोज हमारे जो यहाँ पे राजभवन था, हमारे गवर्नर से चौथे नंबर पे प्रोटोकॉल में आते थे नेशनल लेवल पे, आज यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर 10वें नंबर पे आते हैं। तो हमारा तो डिमोशन हुआ ना, डिमोशन के डिमोशन का डिमोशन, मतलब किसी को सजा देते तो उसको एक लेवल पीछे ले जाते हैं, यहाँ तो आप 6 लेवल पीछे ले गए ना। और जो जो मतलब प्रिविलेजेस थी, उसको हम प्रिविलेज ही कहेंगे, कि आपकी जमीन कोई नहीं ले सकता, यहाँ पे जॉब कोई नहीं कर सकता, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है, जॉब है, सब कुछ है, वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों की है। तो आज वैसा कुछ भी नहीं है। आज यहाँ जमीन भी कोई खरीद सकता है, नौकरी भी कोई कर सकता है, नौकरी यहाँ पे अगर ज्यादा इंटेलिजेंट कोई नौजवान होगा, वो जम्मू कश्मीर से बाहर का होगा, तो सारी नौकरियां वहीं लेंगे। तो एक किस्म का जो स्टेटस था वो तो हटा, और जो वादा था, वादा खिलाफी हुई। मैंने इनको हमेशा कहा जी, ये तो हिंदू भाइयों के तो इसमें आता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो आपने जो यहाँ पे वचन दिया था, आपने तो वचन ही तोड़ दिया, और फिर आप हिंदुत्व की बात करते हैं। तो वो इख्तिलाफ है, और कुछ जो रीजनल पार्टीज हैं उसको वो इशू बना रही है, जैसे हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस है या पीडीपी है। हाँ, मैं एक चीज तो इनसे, पार्टी से थोड़ा इख्तिलाफ रखता हूँ, कि जो कह रहे जी हम 370 वापस लाएंगे। 370 वापस लाना अब एक वो कहते हैं ना, वो एक इनके लिए एक, वो बीजेपी के लिए वो प्रेस्टीज पॉइंट बन गया है। और अभी नहीं मुझे लगता कि कोई, जैसे आजाद साहब ने भी हाल ही में कहा था जी कि वो कब पार्लियामेंट में उतनी मेजोरिटी में बाकी पार्टीज आएंगी जो कि 370 हटा पाएंगी, वैसा तो पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, हमारी पार्टीज को एक चीज कहनी चाहिए थी, हम डोमिसाइल राइट्स वापस मांगेंगे और स्टेटहुड मांगेंगे। क्योंकि अगर डोमिसाइल राइट्स मांगती है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में है या हिमाचल में है, तो आपका लैंड राइट्स भी मिलती है, जॉब राइट्स भी मिलती है। 370 लफ्ज जो है ना, 370 लफ्ज से लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। वहां से बीजेपी भी नहीं मानेगी, यहाँ से इनकी भी अपनी जो हांडी है वो चलती रहेगी। वो मेरे को थोड़ा इख्तिलाफ है अपने लोकल रीजनल पॉलिटिशियन। अच्छा, एक चीज और महसूस होती है अमित शाह जी के तकरीर से, कि क्या कश्मीरी लोगों के दरमियान पीडीपी और फारूक अब्दुल्ला फैमिली, क्योंकि अब नेहरू फैमिली तो वहां उस तरह से रही नहीं जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया,
क्या उनको पूरी तरह से आउटकास्ट करने में बीजेपी कामयाब हो जाएगी? क्या लोगों के दरमियान उनकी इतनी पॉपुलैरिटी जीरो या माइनस में है अभी कि लोग अमित शाह जी की बात पर यकीन करेंगे? जी देखिए, वो एक थोड़ा सा परसेप्शन मैनेजमेंट कर रही है सरकार अपने मीडिया रिसोर्सेज के थ्रू के क्या जी के इनके खिलाफ हैं जी लोग। जी देखिए, वैसी बात नहीं है। 70 साल से इन पार्टीज का राज रहा है। ये एक सेटअप में पार्टीज चलती हैं, इनका स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, इनके कार्डर सिस्टम है, इनकी पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं और इतनी ज्यादा एग्जिस्ट करती हैं कि अभी आप देखें, कल अमित शाह जी की जो तकरीर, सबसे पहले एक चीज मैं बताना इसमें भूल गया कि कल सुबह महबूबा मुफ्ती साहिबा ने, जो चीफ मिनिस्टर रही है, उन्होंने सुबह ट्वीट किया, कहा जी मेरे घर में मुझे घर से निकलने की इजाजत नहीं है, मैंने कहीं शादी पर जाना था पटन में, मुझे जाने की इजाजत नहीं है, पुलिस ने पाबंदी लगाई, मेरे घर को ताला लगाया गया बाहर से। तो उसके फौरन बाद पुलिस ने एक ट्वीट किया, दूसरा ट्वीट किया, नहीं जी आपको इजाजत है, आप जा सकती हैं। फाइनली उन्हें 3-4 बजे के करीब जाने का वहां मौका मिला जहां उन्हें जाना था। तो सबसे पहले होम मिनिस्टर आ रहे हैं भाई, डेमोक्रेसी के होम मिनिस्टर हैं। अगर वो बात सही है कि जो महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कहा, तो ये तो डेमोक्रेसी पे सवालिया निशान उठता है कि कैसी डेमोक्रेसी है जहां फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, जिसके साथ आप खुद एलाए रहे हैं, कल तक आप महबूबा मुफ्ती साहिबा को नारी शक्ति का प्रतीक मानते थे, आप लोग उनके सामने हाथ जोड़ के ऐसे खड़ा होते थे, सर झुकाते थे, आज आप उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। और फिर आप देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखें, अमित शाह जी की जो तकरीर तुमने किससे शुरू किया, बोला जी महबूबा मुफ्ती जी आपने ट्वीट किया था कि यहाँ आएंगे तो हिसाब देना, और अमित शाह जी फिर महबूबा मुफ्ती जी का हिसाब देते रहे, जो उन्होंने बताया था उन्हीं का जवाब देते रहे, अब्दुल्ला का जवाब देते रहे। भाई अगर वो लोग कोई एंटिटी नहीं है आपकी नजर में, वो कोई है ही नहीं, उनका कोई वजूद ही नहीं है, तो आपने तो सारी जो आपकी जो तकरीर थी ना, वो तो आपने उन्हीं पे डेडिकेट कर दी। और बल्कि महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कल शाम को फिर ट्वीट भी किया, बोला अमित शाह जी तो अपनी सारी तकरीर उन्हें मेरे पर ही डेडिकेट कर दी कि मैंने उनसे क्या पूछा था, उन्हें क्या जवाब देना था। तो भाई अगर होम मिनिस्टर का प्रोफाइल और पॉलिटिशियन का प्रोफाइल, एक किसी पार्टी प्रवक्ता का प्रोफाइल अलग होता है। वो होम मिनिस्टर की तरह कम बात कर रहे थे, बीजेपी की लीडर की तरफ ज्यादा बात कर रहे थे। और क्या निशान, जब आप बार बार अब्दुल्ला मुफ्ती बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक पॉलिटिकल थ्रेट दिखता है अब्दुल्ला मुफ्ती में, कि वो जो वो आपके जहन में आया हुआ है, हर 2 मिनट बाद आप अब्दुल्ला मुफ्ती कह रहे हैं। हाँ, एक चीज अमित शाह जी ने कर दी, बड़ी मेहरबानी अब की बार इस तकरीर में, कि उन्होंने वो एक मिस्ट्री सॉल्व कर दी कि वो हमेशा मोदी जी, अमित शाह जी कहते थे 3 परिवार, हम हमेशा सोचते थे भाई एक परिवार अब्दुल्ला परिवार है, दूसरा मुफ्ती परिवार है, तो तीसरा परिवार कौन है? तो अब की बार उन्होंने कहा अब्दुल्ला परिवार एक परिवार है, मुफ्ती परिवार दूसरा परिवार है, और नेहरू गांधी फैमिली तीसरा परिवार है। क्योंकि कांग्रेस के भी 3 दफा चीफ मिनिस्टर रहे हैं जम्मू कश्मीर में आज तक की तारीख। लेकिन जो तकरीर थी, देखिए जी, होम मिनिस्टर जिसे हम स्ट्रॉन्ग मैन कहते हैं, जिसे मोदी के बाद जो सेकंड देखे जाते हैं, जो सबसे स्ट्रॉन्ग इस वक्त पॉलिटिशियन देखे जाते हैं, हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। तो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के 2 टॉलेस्ट लीडर, जिसमें नंबर 2 की जो टॉलेस्ट लीडर है इस वक्त, वो अमित शाह जी हैं। और अमित शाह जी सिर्फ पीडीपी, एनसी, अब्दुल्ला मुफ्ती 30 मिनट की तकरीर में हर 5 मिनट के बाद अब्दुल्ला मुफ्ती। भाई आप मुझे बताइए ना, आपने क्या किया? आपने कहा था 5 अगस्त के दिन, आपने वादा किया था कि जब नॉर्मलसी आएगी तो स्टेटहुड आएगा। तो मतलब है ना कि स्टेटहुड आपने दिया नहीं तो नॉर्मलसी आई नहीं। 4 साल होने को हैं, अभी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। तो वर्ल्ड इस कम्युनिटी के सामने भी आप कैसा इंप्रेशन दे रहे हैं अपनी सरकार का कि ना डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ना ये आपने यहाँ पे ये दिया है। हाँ, फिर एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पंतों का वापस आना। भाई बार बार आप बताया, अमित शाह जी ने बोला जी कुछ 55,000 करोड़। पहले तो मुझे समझ नहीं आता वो कौन सी इन्वेस्टमेंट आ रही है जो लोगों को दिख नहीं रही, जो ये जबान से बता देते हैं कि जुमलेबाजी में जी 55,000 करोड़। अभी तक इतने साल में 15,000 करोड़ की आई थी, अब 55,000 करोड़। भाई वो ना मैंने कहीं नोट देखे, ना इन्वेस्टमेंट देखी, ना कहीं उसका वो जो प्रोडक्ट होता वो देखा कौन सा। चलिए मान लेते हैं आ गया, कितना बता रहे हैं अमित शाह जी या बाकी भाजपा के प्रवक्ता? 55,000 करोड़ की जी इन्वेस्टमेंट लाई। अरे भाई साहब, 55,000 करोड़ की आप बाहर की इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, लेकिन आप उन 5 लाख कश्मीरी पंडितों को वापस नहीं ला पा रहे। फिर अमित शाह जी ने कहा जी 1.5 करोड़ के करीब इस साल सिर्फ टूरिस्ट आए हैं जी। देखें, पिछले 30 साल में भी टूरिस्ट आते थे, कोई नई बात नहीं है, कोई इन्होंने गोद में उठा के किसी को नहीं लाया कि इनने टूरिस्ट आए। टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट आते भी थे, आते भी रहेंगे। लेकिन जब आप 1.5 करोड़ टूरिस्ट का बार बार बात करते हैं, तो मैं फिर से पूछूंगा, 5 लाख कश्मीरी पंडित अपने घर कब आएंगे? आप टूरिज्म की बात कर रहे हैं, टूरिस्ट के लिए कश्मीर सेफ है, आपके कश्मीरी पंडित के लिए कश्मीर सेफ नहीं है। फिर एक चीज अमित शाह जी ने बात नहीं की, सिनेमा हॉल भी खोले। भाई आपने कश्मीर में सिनेमा हॉल भी खोल लिया, मल्टीप्लेक्स भी खोल लिया। आमिर खान की पिक्चर जिसको आप जहां पे
भाजपा या बाकी जो भगवा पार्टी थी उन्होंने उस पर बॉयकॉट की बात की थी। लाल सिंह चड्ढा से यहाँ पे मल्टीप्लेक्स श्रीनगर में खुला, पहली पिक्चर लाल सिंह चड्ढा थी। भाई पिक्चर देखने के लिए कश्मीर ठीक है, मल्टीप्लेक्स के लिए ठीक है, लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं। तो बेसिकली जो मेन वादे थे, डेमोक्रेसी बहाल होगी, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, मतलब असेंबली वाली गवर्नमेंट होगी, स्टेटहुड बहाल होगा, ना स्टेटहुड ही मिला है, ना असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं, ना पंडित वापस आ रहे। तीन बड़े मुद्दे थे, तीन बड़े मुद्दों में कोई पेशरफ्त नहीं है। बल्कि कश्मीरी पंडित जो यहाँ ड्यूटी पर थे, जो 30 साल से ड्यूटी कर रहे थे या 15 साल से ड्यूटी कर रहे थे, उनमें से काफी भाग चुके और सरकार ने उनकी तनख्वाह भी बंद कर, क्योंकि जो टारगेटेड किलिंग्स है, टारगेटेड किलिंग्स को आप रोक भी नहीं पा रहे, आपके पास जवाब भी नहीं। और फिर एग्रेशन की बात, भाई एग्रेसिव रहो। अमित शाह जी ने कहा पार्लियामेंट में एग्रेसिव रहो, मैं तो कहता हूं एग्रेसिव रहो। मेरे कल किसी डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी जी से बात होती, मैंने कहा जी आप लोगों ने चुप्पी क्यों धारी है पाकिस्तान के नाम पे। डीजी की मिस्टीरियस तौर पे हत्या होती है उसी दिन जिस दिन गृह मंत्री आते हैं, सिविलियन की किलिंग होती है, टारगेटेड किलिंग्स इतनी हो रही हैं, और आप पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहे। तो वो एग्रेशन कहां गया और वो वादे कहां गए, उन वादों का कहां क्या हुआ, वो तो बात बनती है ना पूछने की। एग्रेशन की बात आप कह रहे हैं, मैं अभी आज ही कल, बल्कि कल एक खबर देख रहा था रात में, वो अमेरिका के एम्बेसडर इस्लामाबाद में, वो वहां के कश्मीर में जाते हैं और उनकी एम्बेसी की तरफ से ट्वीट किया जाता है आजाद कश्मीर कह करके। वो भारत को एक तरह से वो चिढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। जब किसी एम्बेसी के सरकारी अपने ऑफिशियल ट्वीट पर ऐसे लिखा जाए, तो क्या अमेरिका का असर है कि पाकिस्तान का नाम ना लिया जाए? ये एक अपने आप में एक बात है समझने की। कश्मीर का नाम, चीन का नाम हमारे प्रधानमंत्री जी लेते ही नहीं है, क्योंकि उनके दोस्त वहां पर कारोबार कर रहे हैं, बाकायदा बढ़ रहा है कारोबार दिन ब दिन। और यहां पाकिस्तान में अमेरिकी एम्बेसी आजाद कश्मीर कहती है उस कश्मीर को जिसको भारत सरकार गुलाम कश्मीर कहती है। तो क्या उसका कहीं असर है क्या? काज़मी साहब, ये आज की डिबेट का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है जो कोई डिस्कस नहीं करना चाह रहा। आजकल किसी डिबेट पे भी आप जाएं, किसी चैनल पे जाएं, ये बात कोई डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि पर्दे में रखी जा रही है बात कि कहीं ना कहीं कोई फॉरेन इंटरवेंशन है इस वक्त। आप देखिए अभी एससीओ की वहां पे मुज़ाकरात थे, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोई एग्रेशन नहीं दिखाया पाकिस्तान के मुतालिक, टेरर के मुतालिक कोई एग्रेशन नहीं था। जम्मू में उनकी तकरीर थी या बाकी जगह तकारीर हो रही है, नहीं हो रहा है। चाइना के भी रिलेटेड कोई एग्रेशन नहीं है। चाइना वो मुल्क है कि हमारे कितने फौजी वहां पे वीरगति को प्राप्त हुए गलवान वैली में, एग्रेशन नहीं है, ट्रेड बराबर चल रहा है। और एक बात करते हैं, ये देखिए बीजेपी की पॉलिसी, टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। ठीक है जी, आतंक और बातचीत नहीं हो सकती। भाई ठीक है, नहीं हो सकती। अगर नहीं हो सकती तो क्रिकेट एंड टेरर कैसे कैन गो टुगेदर, ट्रेड एंड टेरर कैसे गो टुगेदर, बहुत से सवाल हैं। लेकिन ये जो आपने कहा फॉरेन इंटरवेंशन, कहीं ना कहीं एक फॉरेन कोई ना कोई हाथ चल रहा है। देखिए अगर पाकिस्तान की तरफ से भी कोई एग्रेसिव स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, इंडिया की तरफ से भी कोई एग्रेसिव स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, बल्कि मैं कहता हूं पाकिस्तान की तो छोड़िए एग्रेसिव स्टेटमेंट, इंडिया तो विक्टिम है ना कहीं टेरर का। इंडिया की तरफ से तो आनी चाहिए ना स्टेटमेंट, कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही फॉरेन। जो देखिए इंडियन स्टेट की तरफ से नहीं आ रही। भाजपा के प्रवक्ता शाम को टीवी चैनल पे पाकिस्तान पे बम बरसा के जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई एग्रेसिव स्टेटमेंट नहीं। इंडियन स्टेट साइलेंट है उस मामले पे, बल्कि नाम ही नहीं लिया जाता। पाकिस्तान स्पॉन्सर टेरर या पाक टेरर अब लफ्ज ही नहीं यूज किया जाता। फॉरेन हैंड है इसमें। देखें इसमें कुछ ना कुछ हमारा अमेरिका का बेसिक, अमेरिका का तो हाथ रहा ही रहा है। उसके बाद सऊदी अरब का भी हाथ है, जो हम जानते हैं पिछले दो तीन साल से एमबीएस वगैरह ने भी कहीं ना कहीं कुछ गेम प्ले की है। उसके बाद रशिया का भी कहीं ना कहीं हाथ है। रशिया का दोनों के साथ अच्छा रहा, इंडिया के भी साथ अच्छे रिलेशन रहे, प्रेसिडेंट पुतिन के, इंडिया के भी साथ, पाकिस्तान के भी साथ। तो कुछ ना कुछ फॉरेन प्लेयर्स इस पे काम कर रहे हैं कि अब दोनों मुल्क बात नहीं कर रहे। लेकिन हमारे लिए जो बड़ी बात है, अगर हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है तो हमने किसी फॉरेन इंसान की बात क्यों सुननी है, जब हम टीवी चैनलों पर कह रहे हैं जी पाकिस्तान हमें 1000 कट्स दे रहा है, वी आर ब्लीडिंग 1000 कट्स, पाकिस्तान आतंकी है, पाकिस्तान को ये करो। मैं जा रहा हूं डिबेट पर या कोई और जा रहा है जी, मुसलमान कोई पैनलिस्ट है, भाई पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलो। भाई खुद तो आप वहां चाशनी की नदियां बहा देते हैं अटारी पर, मगर मैं पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलो वरना तुम देशद्रोही है। तो ये इससे सारा पता चलता है कि जो पाकिस्तान के मुताबिक जो एग्रेशन था या कि जो जेन्युइन रिएक्शन होना चाहिए था, वो कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जुमलेबाजी, जुमलेबाजी भी वो लिमिटेड है पार्टी की तरफ से, सामने कुछ नहीं आ रहा। अलबत्ता हालात जो हैं, जो सिचुएशन जो है, वो डिमांड करती थी कि भाई
या तो आप लोग आमने सामने आके बात करो या आप फैसला करो। भाई अगर आज अब देखें, आपने इंपॉर्टेंट बात की कि वहां के जो सफीर आए थे, अमेरिका के सफीर आए थे, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड टेरिटरी में गए। भाई कांग्रेस की सरकार ने पार्लियामेंट में पास किया है कि वो टेरिटरी हमारी टेरिटरी है। तो आज आप निकाले ना, आज आप हमारे फॉरेन मिनिस्टर देना बयान आज कि हम कंडेम करते हैं अमेरिका की स्टेटमेंट को। हमें कौन होता है अमेरिका रोकने वाला इस स्टेटमेंट देने से? बात ही नहीं होगी ना, मीडिया में बात ही नहीं आएगी। ये बात कोई चैनल, कोई मीडिया नहीं बात करेगा कि अमेरिका ने आज फिर से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड टेरिटरी को आजाद कश्मीर कहा है। तो ये तो हिंदुस्तान का हिस्सा अमेरिका ने आज पाकिस्तान को दे दिया, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। जी जी। अच्छा, अमित शाह जी की विजिट से मुताल्लिक कुछ खास बात अगर समअप आप करना चाहें तो करें, फिर आखिर में मैं इस वाले पे कुछ अपनी बात बताऊंगा, अपने दर्शकों को याद दिलाऊंगा। अमित शाह जी की मीटिंग से मुताल्लिक कोई और अहम कोई खास चीज हो जिसको आप बताना चाहें? जी देखिए, अमित शाह जी की दूसरी मीटिंग थी, दूसरी भी मौसमी खिजा में थी, पहली भी मौसमी खिजा में थी। तब भी टेरर एक्टिविटीज बढ़ी थी आने से पहले, अभी टेरर एक्टिविटीज बढ़ी। पिछली बार भी कोई सिविलियन एक क्रॉस फायर में मारा गया था पिछली दफा, अब की बार वो सिक्योरिटी फोर्सेस की गोली से मारा गया। और जो डीजी प्रिजन्स की जो हत्या का मामला है, बड़ा सवालिया निशान है। और जो अमित शाह जी ने कोई एग्रेशन नहीं दिखाया उस मुल्क के मुतालिक, जहां पे भाजपा कहती है भाई इसने हमारे को आतंक स्पॉन्सर कर रहा है, हमें ब्लीड 1000 कट्स दे रहा है, अमित शाह जी का वो एग्रेशन अब की बार नहीं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब माजिद हैदरी साहब। मैं आखिर में अपने दर्शकों को एक बात याद दिला दूं। 1947 के बाद में भारत सोवियत यूनियन के खेमे में था, पाकिस्तान अमेरिका के खेमे में था। 1990 की दहाई में जब सोवियत यूनियन बिखरा तो भारत का झुकाव भी अमेरिका की तरफ हो गया। उसके बाद क्या तब्दीली आई वो बहुत ही दिलचस्प है। इससे पहले भारत हमेशा जब भी कुछ भारत में होता था तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कहा जाता था। अब नहीं कहा जाता। इसकी एक खास वजह वो ये है कि मैं आपको बताऊं, चूंकि मैं इंटरनेशनल मीडिया को चीजों को देखता हूं, कोशिश करता हूं समझने की। अमेरिका में यह बात कहना शुरू हुआ कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं है भारत में। मैं वहां के थिंक टैंक्स की बात कर रहा हूं, और वहां भारत में इंडिजिनस यानी देश के अंदर का आतंकवाद है। यह अमेरिका के थिंक टैंक्स ने शुरू किया। उसके बाद ही क्या हुआ, बहुत ही दिलचस्प बात है, लोगों को याद दिला रहा हूं, और एजेंसियां और सब उसमें इन्वॉल्व थी। तो फिर यहां नाम दिया गया, इंडियन मुजाहिदीन पैदा हो गया यहां पर। बिल्कुल अमेरिका के थिंक टैंक में जो कुछ कहा जा रहा था उसका सीधा सिंपल ट्रांसलेशन। लेकिन इंडियन मुजाहिदीन के तहत बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया गया। आप लोगों को बहुत याद होगा, सैकड़ों लोग अब भी जेल में हैं। लेकिन जैसे ही एक मेंबर पार्लियामेंट ने राज्यसभा में सवाल किया कि भाई मुझे इंडियन मुजाहिदीन का एड्रेस, उनके लीडरों के नाम ये बताओ ताकि हम उसकी जुस्तजू करें, उसके बाद एजेंसियों ने भी इंडियन मुजाहिदीन के नाम पर गिरफ्तारियां बंद कर दी और वो चिराग भी गुल हो गया। तो ऐसे जब मुल्कों की पॉलिसियां बदलती हैं, इस तरह से वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी खत्म, इंडियन मुजाहिदीन, और फिर इंडियन मुजाहिदीन का सवाल भी खत्म। बहुत बहुत शुक्रिया माजिद हैदरी साहब, आपने वक्त दिया। मैं अपने दर्शकों को अक्सर बहुत सी चीजें याद दिलाता रहता हूं कि हमारा हाफजा कमजोर रहता है, हम चीजों को याद नहीं रखते। अगर हम याद रखें तो हम अच्छी तरह से समझ जाएं कि सरकारें, एजेंसियां, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कैसे चलती है। बहुत बहुत शुक्रिया माजिद हैदरी साहब, आपने वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।